Hello dear, welcome to my fees quota classes and this is Sasikanth Kumar from IIT Madras. So मैं इंश्योर करूँगा कि अगर फीस की वजह से अगर आपके सिलेक्शन रुक रहा है तो आप नहीं रुकेंगे कि मैं फिजिक्स फैकल्टी आपको IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंसेप्ट को निकाल कर मैं इस तरह से डील करूँगा जहाँ पर फर्दर आपको जेई नीट में सर्वाइव करना बहुत आसान होगा। आप उन्हें क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। तो आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है जहाँ से हम बात करने वाले फीस के उन टॉपिक से जहाँ पर बहुत सारे क्लासेस रन कर चुके हैं, लेकिन हम बेसिक बात करेंगे जहाँ पर हमारा टाइटल का नाम होगा वेक्टर। किसकी बात करने वाले हैं? वेक्टर, ठीक है। अच्छा, वेक्टर का नाम लेते हैं, अंदर तो बहुत ज़्यादा उछल कूद होती है ना। अरे यार, काफ़ी फिजिक्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, वेक्टर के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंस बताया था है ना। वेक्टर के बिना पूरी फिजिक्स में जीना मना है ना। अच्छा, इसके बिना सर्वाइव ही करना पूरा बेकार है। अगर जिसका वेक्टर बहुत ख़राब हो गया, समझ लो पूरी फिजिक्स ख़राब हो गया, क्योंकि आप मैकेनिक्स से कोई भी पार्ट पढ़ो वो उसका बेस होता है वेक्टर। मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वेक्टर आएगा ही। अच्छा, इवन मैकेनिक्स को छोड़ो ना, इवन आप 12th में जाते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, तो उसमें भी वेक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं वेक्टर आपका वो फंडामेंटल पार्ट्स है आपकी पूरी फिजिक्स का, मुझे लगता है बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का बैकबोन होता है कि आपका वेक्टर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे जब भी काफ़ी डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ, ठीक है। इसके जितने भी फर्दर सभी कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को हम एनालिसिस करेंगे, हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। हम वेक्टर को जो स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक, जहाँ पर आप नीट के एक्सपीरियंट हो या जेई के एक्सपीरियंट हो, सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत तकलीफ होता है जब कोई फाउंडेशन क्लास के टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं रेफर करूँगा उन स्टूडेंट के लिए जो ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए मोस्ट सफिशिएंट फॉर दिस ऑल सीरीज ऑल लेक्चर्स वेक्टर। लेकिन फाउंडेशन वाले तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उनको तो पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट कहते हैं कि बेसिक लेकर हम क्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक ना लेने से उनका कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो फाउंडेशन वाले के लिए तो मोस्ट सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर, लेकिन ड्रॉप आउट स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके लिए भी क्या है एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। ठीक ठाक नहीं, बहुत ठीक ठाक है, ठीक। चलिए बात करते हैं। तो ऐसे तो बात होगी ही, ठीक है, कि 0 से एडवांस। अब 0 से एडवांस हम हमेशा बात करेंगे, तो 0 से एडवांस क्या है समझते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर मैं पूछूँ व्हाट इज वेक्टर, तो अगर मैं आपसे वेक्टर पूछूँ तो वेक्टर क्या है, तो अब वेक्टर क्या बोलोगे? अगर मैं नॉर्मली आपके सामने कुछ लाकर रख दूँ, लो देखो, बोलो ये क्या है, तो आप भी बोलो क्या है, आई डोंट नो। सीधे बोलोगे ना, जवाब क्या होगा? आई डोंट नो। अरे हाँ या ना बोलो। अरे हाँ देखो, आप अगर बोलोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, तो अभी अब यहाँ खाया रह पाऊँगा, ठीक है, नहीं तो हम भी बैठ जाऊँगा। हाँ, मैं अरे आप मुझे पैसा देते हो पढ़ाने का और मैं आपको बिजली फैन पानी देता हूँ बोलने का, बोलो नहीं तो वेक्टर मतलब मैं पूछूँ व्हाट इज वेक्टर, बोलो आई डोंट नो वेक्टर। तो वेक्टर को मुझे भी पता है कि मुझे भी नहीं पता क्या वेक्टर है, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो वेक्टर को समझने के लिए कुछ हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करा हुआ है, कुछ फंडामेंटल ऐसे एग्जाम्पल बनाया हुआ है जहाँ पर हम वेक्टर को शायद आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो बात करते हैं फटाफट, वेक्टर है क्या। तो मैं ऐसा लाइन खींचता हूँ जहाँ पर हम बात करते हैं वेक्टर को समझने के लिए। तो एक वर्ड तो शायद आपको पता होगा, अब इसको भी मत करना सर आई डोंट नो, इसको बोलना क्वांटिटी। क्या? अब ईमानदारी से बोलो, ये आता है कि नहीं क्वांटिटी? अच्छा, क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी विच इज एनीथिंग काउंटेबल। अच्छा, हम जिसे काउंट कर पाए दैट मीन्स इज नोन एज क्वांटिटी। अरे है ना। अच्छा, जिसे हम काउंट कर पाते हैं वो तो क्वांटिटी है। जिसे मान लेते हैं सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2-3 पत्थर ऐसे टुकड़े ले लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है, ऐसे कंचा वंचा बचपन में खेला है ना। अच्छा, 10-12 कंचे हमने ले लिया, नहीं खेला, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको मैं कहूँ काउंट करने के लिए, क्या काउंट कर लोगे? 1 2 3 ABCD ऐसे कुछ है। अच्छा, नंबर सब कुछ है ना, मतलब कुछ है ना, क्वांटिटी कुछ है, बात समझ रहे हैं, तो हम इसे काउंट कर पाए। अच्छा, दिस इज कॉल्ड अ क्वांटिटी, क्या बोलेंगे? अच्छा, जैसे हम काउंट कर पा रहे हैं, मतलब काउंट करने के लिए मतलब उस फिजिकली है ना। क्या मैं इसको एक वर्ड और यूज करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कहकर हम बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर? विच इज काउंटेबल एनीथिंग, जिसे हम काउंट कर पाएँ दैट मीन्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझ गया? अच्छा, एक वर्ड और लेते हैं, जैसे प्यार। अरे हाँ ना, लव। लव काउंट कर पाओगे? जैसे मैं बोलता हूँ 1 किलो प्यार करता है, ऐसा होता है? 1 पौवा प्यार करता है, अरे नहीं ना। एंग्री, गुस्सा, अरे है ना ऐसा? क्या कभी आपके दोस्त ने बोला हुआ है अरे मेरे दोस्त मुझसे 1 पौवा गुस्सा किया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं ना। अरे मेरा दोस्त मुझसे 1 किलो गुस्सा करता है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना।
तो दिस इज काउंटेबल, नो, तो क्या काउंटेबल है? तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, नो, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अरे बात सुना, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने सिंपल समझाया कि क्या होता है, ठीक है? तो विच इज एनीथिंग काउंटेबल इट्स कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, अदरवाइज नो। जैसे नहीं काउंट कर पाए उसे फिजिकल क्वांटिटी में नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे ना, वही हिस्सा लेंगे कि वेक्टर बनने में, ठीक है? वेक्टर एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारे उसके अंदर टॉपिक इंक्लूड होकर आएंगे जो ये डिफाइन करेंगे, अच्छा तू वेक्टर है, ठीक है, तू वेक्टर का पार्ट्स है, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी, कुछ बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो अपने आप को डिफाइन करेंगे, अच्छा मैं वेक्टर हूँ। तो अब इनको हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी है क्या एक्चुअली में। तो इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। इसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं हमको एक जर्नी हमको चलनी है चंदौली टू वाराणसी। हालांकि सपना देखते हैं, हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है चंदौली, हम चंदौली वाले हैं तो चंदौली जाएंगे। कहाँ तक ले जाऊँ आपको? सपना देखो बनारस तक का, दिल्ली उल्ली के मत देखो, उतना तक अभी औकात नहीं हम लोग है, ठीक है? हम लोग कहाँ तक जाएंगे? केवल वाराणसी। कहाँ जाएंगे? वाराणसी। देखना स्पेलिंग मिला लेना भाई। कहाँ हम गए? चंदौली से वाराणसी। अच्छा, चंदौली से आपको वाराणसी जाना है, तो चंदौली से वाराणसी जाने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ना। चलिए, मैंने बोला कि एक पाथ मेरा ये भी है और एक पाथ मेरा क्या है, ये भी है। अच्छा, चंदौली टू वाराणसी जाने के लिए आपके पास बहुत सारे पाथ हैं, किसी भी पाथ से हम जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक कंडीशन दे दिया ना, चंदौली से वाराणसी का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 70 किलोमीटर है। कितना है? 70 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस। अरे क्या मैंने बोला? चंदौली टू वाराणसी मिनिमम डिस्टेंस कितना? 70 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या? इस कंडीशन को लगाते हैं, ये समझ में आए, अच्छा चंदौली से वाराणसी मिनिमम डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस 70 किलोमीटर। तो क्या इस बात को आप पकड़ोगे जाने के लिए? इस बात को पकड़ोगे? जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो 70 वाला पाथ होगा उसी को पकड़ेंगे। तो मतलब एक फिक्स हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं हमको इसी दिशा में जाना है। अच्छा, मिनिमम वर्ड लगाने से क्या आप इधर से जाओगे घूमकर? क्या इधर से जाओगे घूमकर? ना, केवल इसी पाथ से जाओगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें कंप्लीट करने के लिए, जिनका रिजल्टेंट हमें पता करने के लिए कुछ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये पाथ, उसका डायरेक्शन फिक्स हो रही है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमें, जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बात हो रही है, 70 किलोमीटर जो मिनिमम मैंने बताया, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अरे है ना। अच्छा, एक मिनिमम लगाते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स हो गया। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस लगाते ही ये फिक्स हो गया कि हमें न इधर से जाना है ना हमें इधर जाना है, हमें सिर्फ यही रास्ता पकड़ना है। मतलब हमारा एक रास्ता क्या हो गया? फिक्स हो गया। हमारा एक रास्ता क्या हो गया? फिक्स हो गया। बात समझ में? अच्छा, थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा मस्त वाली बात हो रही है, ठीक है? चलिए, मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पर 3 kg लेता हूँ, ठीक है? ये क्या है? 3 kg कुछ होगा, 3 kg कुछ भी हो सकता है, एनीबडी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और नीचे मैंने 2 kg को लिया, ये 2 kg भी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। अच्छा, मैं बोलूँ इनको दोनों को ऐड करना है, तो और 3 kg और 4 kg, एक बॉक्स में 3 kg और क्या है? 4 kg है, ठीक है? इन दोनों को अगर मैं पूछूँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक क्वांटिटी है 3 kg का और एक क्वांटिटी क्या है? 2 kg का। तो मैं पूछूँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इनका मैग्नीट्यूड सिंपल हम क्या बोलेंगे? 5 kg। अरे है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे 5 kg। अच्छा, अरे हाँ ना। अब मैं थोड़ा सा बात बदलता हूँ, मैं कहूँगा ना, मैं 3 kg को यहाँ नहीं रखूँगा, मैं 3 kg को यहाँ रखता हूँ और 2 kg को यहाँ रखता हूँ, है ना? तो 3 kg यहाँ और 2 kg यहाँ। तो अगर इन दोनों को मैं अगर ये पूछूँ कि अब इनका मैग्नीट्यूड बताओ, 3 kg को मैं यहाँ से यहाँ कर दिया और 2 kg को मैं यहाँ से यहाँ कर दिया, तो अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे 5 kg रहा ना। अरे हाँ ना, 5 kg रहा ना। क्या इस थ्योरी ने आपसे क्वेरी किया कि तू हमें यहाँ कहाँ ऐड किया? ना ना। क्या इसने 2 बोला आपसे और तू यहाँ से हमको यहाँ लेकर कहाँ ऐड किया? ऐसे बोला किसी ने? इसका मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आएंगे जिन्हें हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी अलजेब्रिक, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिन्हें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, केवल उनके पास मैग्नीट्यूड होगा। देखो, क्या इनको कोई डायरेक्शन की नीड है कि नहीं? तू मुझे इस डायरेक्शन में कहने ऐड किया, तू मुझे इधर कहने किया, तू इधर कैसे कर दिया? मैग्नीट्यूड विल बी सेम। आप किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हो, इनको ऐड करो। अरे है ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम ही हमेशा आएगा, 3 2 का हमेशा सेम ही आएगा, किधर रखकर करो आप, है ना? तो मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिन्हें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, केवल उनके पास क्या होंगी? मैग्नीट्यूड। और दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अरे बात समझ में आ गई?
तो शायद आपने समझ लिया कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूँ। मैंने कहा कि ना हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कह रहा है एक हमारे पास क्या है, बॉक्स है, दिस इज बॉक्स, इसके पास कुछ मास रहा होगा, ठीक है, ऐसे ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, ऐसे F फोर्स ऐसे लगा, फिर जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो अब बताओ इस ब्लॉक पर जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 0, क्योंकि किसी ब्लॉक पर इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्स लगता है तो आने वाला नेट रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। अब सिचुएशन में बदलता हूँ, अब इसी फोर्स को मैं ऐसे लगा रहा हूँ, F फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ, E वाला फोर्स, एक फोर्स ऐसे लगा रहा था, फिर इस वाले फोर्स को मैंने ऐसे कर दिया। भाई इनका डायरेक्शन में इनके बीच में जो फोर्स लगा, भाई इस ब्लॉक पर ये जो दोनों फोर्स लगा रहे थे इनके बीच का डायरेक्शन अपोजिट था, और इनके बीच का एंगल क्या था? 180 था ना। अरे है ना, जब दो लोग एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं तो कैसे एंगल उनके बीच का 180 होता है ना। अब इन दोनों को मैंने क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में लगा दिया और पैरेलल इस पर करूँगा लगाओ फोर्स, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री हुआ ना, एंगल तो 0 डिग्री हुआ ना। अब ये दोनों इक्वल फोर्स है, अब इक्वल फोर्स इस पर लगा रहा है, तो अब इसका नेट रिजल्टेंट क्या वही रहेगा जो पहले वाले ब्लॉक का था? कुछ तो बदलेगा ना, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि आप मुझे किस एंगल पर, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि आप मुझे किस एंगल पर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। मतलब उनको ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ की ज़रूरत होगी। मतलब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे, कुछ एंगल पर डिपेंड करेंगे, और स्पेशल कुछ लॉज पर डिपेंड करेंगे। अब स्पेशल लॉ क्या हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल लॉ पर डिपेंड करेंगे, और दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब हमने 2 चीज़ सीखा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच इज एनीथिंग काउंटेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी देयर आर 2 टाइप्स। नाउ फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, जिन्हें सिर्फ क्या डायरेक्शन की नीड ना हो, लेकिन उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और कुछ सम स्पेसिफिक एंगल लॉज को भी फॉलो करते हो। कुछ सम स्पेसिफिक लॉज को भी क्या करती हो? फॉलो करते हो। कुछ सम स्पेशल लॉ को भी क्या करती हो? फॉलो करती हो, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मैंने वेक्टर की क्या बात करा, अब वेक्टर की हमने 2 तरह से बात करेंगे। वेक्टर का अरेंजमेंट हमने 2 तरह से कर दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर वेक्टर, सॉरी एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इन्हीं दोनों के बारे में क्या करना है, हमें डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। तो शायद अब मोटी मोटा लग रहा है कि वेक्टर क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा अभी? अरे अभी मतलब वेक्टर क्या होता है अभी समझ में ना? तो मैं पूछूं व्हाट इज वेक्टर, कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना केबल हो गया कि समझ गया नहीं वेक्टर क्या होता है। मतलब समझ में तो आ गया ना, कि मतलब फील आ गया कि नहीं वेक्टर होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। भले डिफिनीशन ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा मैं आइंस्टीन न्यूटन बनाए भी डिफिनीशन पढ़कर नहीं। अच्छा डिफिनीशन पढ़कर थोड़ा आइंस्टाइन न्यूटन बनते हैं, ठीक है। अरे हमारे नीट में डिफिनीशन थोड़ा पूछेगा, महसूस होना चाहिए तू कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, बस फीलिंग आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने सारा बातें कह दिया। अब इसमें पहला टाइटल का नाम डालो फिजिकल क्वांटिटी, और मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में ABCD कुछ लिख लो। तो टाइटल का नाम डालो फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी लिखो, विच इज एनीथिंग काउंटेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। पहला डिफिनेशन लिखो, मिटा दूं, छाप लो फटाफट। टाइटल का नाम डालो फिजिकल क्वांटिटी। लाइट कट गई, अरे उनको बोल दो थोड़ा सा इधर भी इन्वर्टर दे दे। हो गया? मिट बोलो, टाइटल का नाम डालो फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी टाइटल का नाम क्या डाला आपने? लिखो इसके बारे में, विच इज एनीथिंग काउंटेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अरे हाँ ना, चलो मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। हमने देखा कि पहला हमने वर्ड सीखा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। शायद आपने फिजिकल क्वांटिटी लिया। अब पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं क्या अपने, स्केलर। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या अपनी है? स्केलर। दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनी? वेक्टर। कौन सी बनी? वेक्टर ही बनी ना।
अब थोड़ा सा दोनों के बारे में लिख लेते हैं, फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसके बारे में लिखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। अब फिजिकल मैं बोल दूँ, लिख लोगे फटाफट। अरे गधा इधर तक जानवर सब। चल स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट नीड्स, मतलब समझदार पढ़े लिखे लग रहा है ना। चलो ठीक है भाई, तो आप डिफिनीशन लिख लो इसके बारे में। क्या लिख लोगे। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट नीड डायरेक्शन। हो गया। एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या मैं बोल दूँ। डिस्टेंस, बोलो बोलो। स्पीड, अच्छा स्पीड, ईटीसी, अरे लिख लो ना, अरे बहुत सारे होंगे ईटीसी लगा लो, सही है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी लिखो दुनिया वालों, वेक्टर क्वांटिटी लिखो। अब अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फॉलो दैट सम स्पेसिफिक वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, समझ में ये बात है। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट आप लोग। एग्जाम्पल में क्या रहेगा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, फोर्स, ऐसे कुछ लिख लो। ABCD ETC लगा दो। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसके बाद तो समझ रहा, नहीं तो खाली फालतू फालतू बात है, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मिटा दो। अच्छा वेक्टर की बात हो गई, मतलब समझ गए हम लोग सर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो हम इसमें एक का टाइटल डालते हैं और ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग, अब चलिए तो सर वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया। सर वेक्टर क्या होता है अंडरस्टैंडिंग कर लिया, उसके डिफिनीशन से वेक्टर का मीनिंग अब समझना स्टार्ट कर दिया हम लोग, ठीक है। अच्छा वेक्टर का हमने एज अ किताबी ज्ञान समझा, डिफिनीशन वाइज, है ना। ऐसे पढ़ा ना कि मतलब लैंग्वेज वाइज समझा कि ये चीज़ होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसे, मतलब अगर मुझे देखना हो ज्योमेट्रिकल एज अल्फाबेटिकल एज मैथमेटिकल, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम अब इसकी बात करते हैं कि सर इसे अगर मुझे वेक्टर कैसे दिखता, कैसे शकल कैसा, फेस कैसा है, तो उसको हम देखते हैं। तो बात करते हैं पहला, कौन सी बात करते हैं। पहली बात करते हैं इसमें हम तो लिखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला बात करते हैं, तो अगला पॉइंट लेंगे वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरो। अच्छा एरो होता है कैसे एक्चुअली में, यूं। क्या होता है, यूं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा जो आगे वाला होता है ना, इसका नाम बहुत सुंदर है, कपार, मतलब हेड। अरे हेड भाई, अंग्रेजी बोल देता हूँ, हेड। अच्छा पीछे वाला क्या होता है, पूंछ, मीन्स टेल। क्या होता है, टेल। अच्छा इस एरो की अपनी खुद की कुछ लंबाई भी होगी। अरे हाँ है ना, इसको लंबाई को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या है, लंबाई क्या है, एल। अच्छा इस लंबाई को हम लोग, जो एल है ना एरो की, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला समझा, मैंने इस एरो के बारे में 3 बात समझा है। पहली बात है इसके इसके पास एक हेड होता है और एक टेल होता है, और इस एरो की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये समझाना चाह रहे हो सर, जितना बड़ा एरो उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जितना मैग्नीट्यूड उतना लेंथ, मतलब जितना लेंथ उतना मैग्नीट्यूड। अरे है ना, ऐसी बात चलेगी ना छोटी छोटी। चलो कोई बात नहीं, ढंग से भी सीख लेंगे आगे। अच्छा ऐसे मोटी मोटी बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक और बात सीख लेते हैं, ये जो एरो होता है ना, एरो, इस एरो का भी कुछ काम है, ऐसे नहीं है दुनिया में, इसका भी कुछ काम है। इसका काम होता है डायरेक्शन को बताना। क्या बताना, इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। इसका काम क्या होता है, क्या समझ रहे हो आप लोग, मतलब बेसिक बात आ रही है ना। अच्छा थोड़ी बहुत बात करेंगे अभी एरो के बारे में। आपने क्या क्या सीखा सर, एरो के पास हेड होता है, टेल होता है, और एरो की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अच्छा एरो का जो हेड होता है उसका काम होता है डायरेक्शन को बताना। उसका क्या होता है, डायरेक्शन को डिफाइन करा, है ना। अच्छा इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है। ये तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। कौन सा,
अब इसका हम अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कौन सा? अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्या करता है? अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए ध्यान से। तो कोई भी अल्फ़ा ले लीजिए, कोई भी ABCD का वाई कोई भी लेटर ले लीजिए। तो मैंने ए ले लिया। अच्छा, ये अल्फ़ा कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। अब इस किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर के कपार पे आपने ऐसा एरो लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये उसी दिन से क्या हो गया? वेक्टर हो गया। क्या हो गया? अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा लेता हूँ, बाद में कुछ गधे ऐसे आते हैं, पढ़े लिखे गधे, सर इस एरो का मतलब आप बताए नहीं। अच्छा, कुछ तो ऐसे आए मुझे, मैंने पूछा सर इस एरो का मतलब, मैंने पूछा पिछले वाले क्लास में कि एरो का मतलब क्या होता है? सर डायरेक्शन को बताना। तो वो पढ़ लिए गधे हैं। इस एरो में दोनों में डिफरेंस है। इस एरो का हेड बताता है डायरेक्शन, बस किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर के कपार पे अगर चल गया एरो तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्शन किधर होगा। उसका मतलब होता है सिर्फ कि तू भैया वेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ ये साबित करेगा कि तू वेक्टर हो गया। ये डायरेक्शन नहीं बताता है। क्या? ये डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अगर ऐसा हो तब चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो अगर मुझे इसे अल्फ़ाबेटिकल से रिप्रेजेंट करना होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ए हो गया। तो भाई इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा ना। क्या एरो जिधर ए जा रहा है उधर ऐसे लगाएंगे? है ना? अरे भाई एरो तो अपना ऐसे ही लगेगा ना। इससे क्या फ़र्क है? तो डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये केवल बताता है कि तू यह वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, बात समझ लो जी, समझ में बात है। अच्छा, बहुत सारी किताबें तो किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर के कपार पे एरो लगा देती हैं तो बोलती है वेक्टर है। लेकिन कुछ अच्छी किताबें जो स्मार्ट बुक है वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं। किसी भी लेटर को पकड़ लेंगे और किसी को मतलब ए को पकड़ लेते हैं और एक साइड को बोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक साइड को बोल्ड कर देंगे। दिस इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, है ना? ये अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये भी आता है। तो ऐसे भी कहीं मिलेगा बातें और ऐसे कहीं बोल्ड दिख जाएगा बोल्ड। अच्छा, आई रोडो की बुक अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पर अधिकतर मैंने देखा हुआ है ऐसे मिल जाता है बोल्ड में। ठीक है, वहाँ पर एरो नहीं लिखेगा, वहाँ पर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर ऐसे मिलता है। ए लेटर को बोल्ड कर देगा एक साइड का। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? मुझे लगता है थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है। अरे है ना? अरे कौन नहीं बोल रहा है? आ रहा है ना? हाँ तो बोले सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो अच्छा लग रहा है छाप लो, बाकी मिटा देता हूँ। मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा इसमें, मिटा दूँ ना? चलो ठीक है, चलिए सर। क्या आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझा, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझा? पर अभी इसमें एक चीज़ रह गया, मैग्नीट्यूड। उसको हमने अच्छे से नहीं समझा। चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पर। मान लेते हैं हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? तो कैसे बताएंगे? मुझे अगर मैग्नीट्यूड बताना है किसी ए वेक्टर का तो हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में? तो देखिए, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो एक मैथमेटिकल कुछ ऑपरेटर हैं। क्या है? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जिसका नाम है मॉडुलस। अगर हम उसको देखिए, एक इसी फंक्शन, दिस इज अ मॉडुलस। ये मॉडुलस का है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो किसी वेक्टर के अगर दोनों साइड आ गया, दैट मीन्स वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर मुझे ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर डाल दीजिए उसको। क्या डाल दीजिए? दिस मॉडुलस फंक्शन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्या सीखा? हालांकि जब मैथ पढ़ेंगे आप लोग उसमें डिटेल में मॉडुलस के बारे में पढ़ाया था, पर यहाँ पर मोटी मोटा बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो क्या है? दिस इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर और इसका नाम क्या है? मॉडुलस। और दिस फंक्शन ऑलवेज गिव्स टू पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। तो इस मॉडुलस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना। अरे वो बात पहले इसको क्या नाम अभी दिया मैंने? हाँ धैर। और इसका नाम मॉडुलस ना बोला था सवेरे, तो मॉड बोल रहा है सर। मॉडुलस में नहीं अंतर है? अच्छा मॉडुलस सर उसका शॉर्ट फॉर्म है मॉड, ये कहना चाह रहे हो? चलो भाई मान लिया हमने। ठीक है, हाँ मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म मॉड है। ठीक है,
लेकिन हम लोग तो शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे ना, हम फीस वाले उंगली कर मॉड बोल रहा है। मोड क्या, तो कहीं और ले जाएंगे हमको सब, ठीक है, इसीलिए मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, और इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को आते ही इसका मतलब होता है क्या, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। बात समझ कि नहीं समझा? तो मैग्नीट्यूड का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्या है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला मतलब उसके अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्या, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, उसके पास कितनी अमाउंट है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इस मॉडुलस फंक्शन काम होता है ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू, इसका काम होता है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, और मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। बस समझ ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे हम देखिए यही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, वैसे लिख देता हूँ। अच्छा, बहुत सारी किताबें ऐसे भी लिखती हैं, अगर किसी ए वेक्टर के सर पर से अगर मैं डायरेक्शन ही हटा दूँ, सिर्फ ऐसे लिख दूँ, इसका भी मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, तो ये दोनों ही क्या है, इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का ये दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड है। दिस टर्म इट्स पार्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, नहीं, तो इस वेक्टर का ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है। आप ऐसे दिखाओ इसके, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या आप ऐसे दिखाओ, बात क्या है, दोनों बराबर है। तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसका नाम है मॉडुलस। क्या नाम होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है इसका काम होता है कि मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्या, कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, इसका काम होता है ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। क्या आपने समझा इस सब बात? तो ठीक है, मुझे लग रहा आप समझ रहे हो ना, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। मैं मिटा दूँ, चलिए ठीक है, आगे थोड़ी सी बात कर ले। अरे हाँ या ना, बोलो सब, लगता है खा पी कर आए नहीं है, मैं ही तो खा पी कर पढ़ा रहा हूँ। चलिए पूरा मिटा देता हूँ, है ना। चलिए बात करते हैं अब थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी तो बहुत बेसिक की बात करें, और उन बेसिक में थोड़ी बहुत बेसिक हमने सीख लिया। अभी हम बेसिक से बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी बेसिक में ही रहने वाले, ठीक है। शायद मेरा आज का पूरा लेक्चर बेसिक में ही चल जाए। टाइप आउट की बात शायद कल तक करेंगे, क्योंकि मेरा टाइप थोड़ा सा दूर तक चलता है, तो थोड़ी सी बात यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो और थोड़ी सी बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बात समझ में मैग्नीट्यूड क्या था। अब दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग, चलिए बात करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या, अब पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा मोटी मोटा हम इसका एग्जाम समझ लेते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर है, हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम मैंने सुंदर ए दे दिया। अरे मैंने ऐसे लगाया, आदिल वो सचिकांत तू ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा। चलो कोई नहीं, हमने मतलब एक वेक्टर हमारे पास है जिसका नाम मैंने ए लिखा, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर किसी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन चेंज किए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने शिफ्ट कर दिया, देखिए मैग्नीट्यूड भी इनका सेम रहा और डायरेक्शन भी सेम रहा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं, फ्री, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आप किसी वेक्टर को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर शिफ्ट कर देते हो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ पैरेलल शिफ्टिंग। क्या मैं बोलता हूँ, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसका तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग हम उसी वेक्टर कर सकते हैं जो फ्री वेक्टर हो, मतलब फ्री वेक्टर के अलावा हम सबका पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते। क्या बात समझ में? अब थोड़ा सा एक
बस में ना, अब थोड़ा सा अपने भाषा को मैं चेंज करता हूँ। अब ध्यान सुनेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये मान लेते हैं एक अपना सिचुएशन रहा, अब सेकंड सिचुएशन में क्या ले रहा हूँ, इसे मैं मानता हूँ। अब किसी वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर आप शिफ्ट करते हो और इस शिफ्टिंग के दौरान उसके लाइन ऑफ एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट आना स्टार्ट करते हैं, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं? अरे हाँ ना, इस वेक्टर क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। इसका मतलब जो लोकलाइज्ड वेक्टर होंगे उस लोकलाइज्ड वेक्टर का हम पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम हमेशा पैरेलल शिफ्टिंग किसी करेंगे? अच्छा, लोकलाइज्ड वेक्टर से समझा दो। इसमें दो वर्ड बोला, एक लोकलाइज्ड वेक्टर बोला और दूसरा वर्ड बोला लाइन ऑफ एप्लीकेशन। इन दोनों को थोड़ा समझा दो। चलिए समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं, अभी लिखवाता हूँ, डिटेल में लिखवाऊंगा, पहले समझ लो एग्जाम्पल। पहला समझ में आया ना, फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? दूसरा मैंने वर्ड यूज करा लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या यूज करा? लोकलाइज्ड वेक्टर। अब क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद आप पहचान जाओगे क्या है। पहचानो क्या है? बोतल है। अरे हाँ, नॉर्मल सी बात है, इसमें कंफ्यूज क्या होना है भाई, सिंबल सा बोतल है। अच्छा दूसरा लेता हूँ एग्जाम्पल, इसे पहचानना, इसका छोटा भाई है। अरे ये भी बोतल ही है, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूँ, चलिए इसके ऊपर देखिए ध्यान से। अब मैं शायद बोतल है, बोतल लियो सब। अरे बोतल लो। अरे तो गधा बैठा है क्लास में हमारे, बोतल लो। अरे विदाउट कैप लाओ ना, पानी लाओ ना, थोड़ा पी लेंगे पानी। चलिए पानी है। अरे कली का पानी है ना। चल ठीक है। अच्छा जिसे मान लेते दिस इज बोतल। अच्छा देखो, इस बोतल पर अगर मैं ऐसे मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ये बोतल है। अब ध्यान सुनना, अगर इस बोतल पर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ इसके बॉटम पर, क्या किसी अगर इस बोतल के मैं बॉटम पर, कहाँ पर, अगर मैं बॉटम पर अगर मैं एफ फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, तो ये अगर इस पर, अब देखो इस पर अगर धक्का मारोगे एफ फोर्स ऐसे ऐसे, तो ये गिरेगा नहीं, ये देखो ट्रांसलेट कर जाएगा। क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर रहा है ना। अगर आप बोतल के बॉटम पर अगर इसे फोर्स लगाओगे तो क्या कर जाएगा? ट्रांसलेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ट्रांसलेट मतलब मोशन कर जाएगा, है ना। क्या कर जाएगा? ट्रांसलेट। क्या कर जाएगा? क्या कर जाएगा? ये ट्रांसलेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ट्रांसलेट। लेकिन आप इसी वेक्टर को जो आपने फोर्स से लगा रखा है, देखो जो आपने फोर्स लगाया है, मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, इसी फोर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो इसके टॉप वाले पर। कहाँ शिफ्ट कर दिया? टॉप पर। तो इसका पॉइंट, पहले जो फोर्स लगा रहे थे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यह था। अब इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पहुँच गया ना। तो यही होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पर लग रहा है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पर फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप ये जो फोर्स लगा रहा था, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले था, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पर आप टॉप पर अगर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे लुढ़कने लगेगा, मतलब ऐसे रोटेशन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रोटेशन कर जाएगा। अरे है ना। तो आप अगर टॉप पर फोर्स लगाओगे बॉटम पर, तो ये ट्रांसलेट कर रहा है। अगर इसी फोर्स को विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर टॉप पर लगाओगे तो क्या कर जाएगा? रोटेशन कर जाएगा। तो बोलो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में इफेक्ट आया कि नहीं आया? पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था, फिर यहाँ था, इफेक्ट आया कि नहीं आया? इफेक्ट कैसे आया कि सर पहले ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, उसके बाद रोटेशन मोशन कर रहा है। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ऐसे ही वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। क्या समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? ऐसे ही वेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। और लोकलाइज्ड वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग नहीं होता है। मुझे लगता है आप धीरे धीरे समझ रहे हो, है ना। तो इसको लिखना चाहोगे? नहीं समझ में आ गया ना? तो लिखने की क्या जरूरत है, भेजन सेट हो गया तो ठीक है, अपनी भाषा में बनाकर लिख लेना। अरे कर लोगे ना सबने? चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया आपको, है ना। चलिए ठीक है, नोट कर लो एक बार अगर अच्छा लग रहा है कुछ भी। हो गया? तो आपने फ्री वेक्टर देखा और आपने लोकलाइज्ड वेक्टर देखा, सब वेक्टर देखा। चलिए ठीक है, मिटा दो। चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, बात करें हम लोग। मिटा दो ना। अब बेसिक हमारा वेक्टर का खत्म हो गया। वेक्टर जो वर्ड हम लिखे थे ना बड़ा वाला लेटर में VECTOR, उसका मतलब कंप्लीट। अब हम उसके अब टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि अब कितने तरह से वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मिटा दो ना। पैरेलल शिफ्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
विदाउट आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे पूरे वेक्टर में। पैरेलल शिफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अगर हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, तो भी पैरेलल शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे तो बहुत सारे एडिशन हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, एडिशन लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट को पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, पैरेलल शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते आपने 3 चीज़ सीख लिया, लोकलाइज वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और पैरेलल शिफ्टिंग किसकी होती है, ठीक है, सीख लिया आपने। चलिए अब टाइटल का नाम डालते हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसकी बात करते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए बात करते हैं। हाँ, तो फटाफट मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत आती है मैथ, फिजिक्स। अरे हाँ ना, अरे टाइप्स ऑफ वेक्टर आती है ना। चलो बोलिए, मैं पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करता हूँ। चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे हैं, हम एक एक वेक्टर का लिस्ट बनाते चल रहा है और पढ़ते चल रहा है। तो पहला वेक्टर लिखे आप लोग, टाइटल का नाम डालिए इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? फटाफट लिखो इक्वल वेक्टर। देखो, मेरा पढ़ाने का एक ही मोटिव होता है कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में पढ़ाता हूँ, कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी 1 घंटे एक क्लास में गधा हो या थोड़ा समझदार हो, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पर से हटे ना। टीचर की काबिलियत सबसे बड़ी इसी में होती है कि सामने वाले स्टूडेंट का ध्यान अपने तरफ एकत्रित किए रहे और कहीं हटने ना दे, बस ये। नहीं तो टीचर्स आएंगे, ऐसा लगता है कि अपने बेबी झगड़ा कर आ रहे हैं, वो खुद ही ऐसे स्ट्रेस में रहेंगे कि सामने वाला जो स्टूडेंट रहेगा ना, वो कन्फ्यूज रहेगा सर सही पढ़ा रहा है ना, चलो भाई। तो आधे का दिमाग उनकी तरफ रहेगा, आधे उधर उधर घूमते रहेगा रोड पर। तो अपना वैसा वाला फंडा नहीं, हम कोशिश करते हैं सबका ध्यान पूरे अपने बोर्ड पर खींच रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जो लेक्चर हम शूट करते हैं या जो भी हम वीडियो बनाते हैं, इंटरेक्टिव होता है कि थोड़ा सा बच्चे क्यूरियोसिटी जाएगा अंदर, उनकी तो क्यूरियोसिटी आए कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये चीज़ था। चलिए, तो इक्वल वेक्टर लिख लेते हैं फटाफट। चलिए, इक्वल वेक्टर तो सभी लोग, इक्वल वेक्टर क्या होता है बोलो फटाफट? वेक्टर हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड इक्वल वेक्टर। लिख लेते हैं, वेक्टर हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड इक्वल वेक्टर। हो गया। एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लेते हैं दिस इज वेक्टर, ठीक है। देखो, एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है, इन वेक्टर क्या है? बी है, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है, इनका डायरेक्शन भी एक तरफ है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर। हो गया। चलिए, इसके बाद क्या है? हो गया। सेकंड लिखते हैं, जो इसमें नया लगेगा वो लिख लेना, ठीक है, जो नया लगेगा लिख लेना। अगला बात करते हैं अपोजिट वेक्टर। सेकंड में क्या है? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर की बात करें तो अपोजिट वेक्टर को हम एक नाम से और बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है समझते हैं इसमें। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होता है? सेम टू सेम इक्वल वेक्टर का ही डिफरेंस होगा। वेक्टर हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्या? एंड अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आएगा ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक वेक्टर हमारा हो गया, ठीक है, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है? ए है। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। एग्जांपल छाप लो आप लोग। अच्छा, अगर मुझे ये बात करना, जैसे मान लेते हैं हमारा वेक्टर क्या है? ए बी है, ठीक है। मैं इधर से इधर चल रहा हूँ और एक वेक्टर क्या है? मैं बी से ए चला। क्या चला? क्या चला? ऐसे बी से ए चला। तो ये क्या है? ये है ए बी वेक्टर, ए से बी चला, और ये क्या है? बी ए वेक्टर, मतलब बी से ए चला, है ना। ये दोनों इक्वल है भाई, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मतलब तो कैसे इक्वल लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू माइनस में बी ए वेक्टर, ठीक है। ये क्योंकि इसमें नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव तो दिस वेक्टर बोथ आर इक्वल, बस इसमें क्या लगा देना है? साइन नेगेटिव लगा देना, बस यही आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे नहीं समझ इसका मतलब बस यही है, ठीक है। छाप लो आप लोग। अगला लिखते हैं हम लोग,
याद रखना अपोजिट वेक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, कौन सा वेक्टर लिखते हैं हम लोग? हाँ, अगला वेक्टर मैंने क्या बोला? पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी टू द इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब वैसा वेक्टर, अरे मुझे लगता है आपको आता है बहुत अच्छे से, आप लोग आता है वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। इसे मान लेते हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए पर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं वेक्टर है सेम डायरेक्शन बट नॉट नीड टू नेसेसरी इक्वल मैग्नीट्यूड। अरे हाँ ना, चाहिए, लिख लो फटाफट। अगला लिखते हैं फटाफट, जल्दी स्पीड में थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, पैरेलल वेक्टर लिखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल इसका अपोजिट कर लोगे, मैं मान लो कर लोगे। चलो अगला लिखते हैं हम लोग। अरे मान लो ना, चलो कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लिखो कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, कुछ लोग नाराज हैं। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ध्यान समझना। अच्छा, वर्ड क्या लगा है? को। बचपन से पढ़ते को मतलब क्या? सेम। प्लेनर मतलब प्लेन, अरे है ना। क्या क्या? प्लेन, अरे है ना। मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कोप्लेनर वेक्टर। नहीं समझ में? मतलब वेक्टर लोकेटेड इन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड, नहीं हवा लगा, अरे मुझे लगता लग गया। तो डिफिनीशन क्या लोगे? वेक्टर लोकेटेड इन सेम प्लेन आर कॉल्ड अ कोप्लेनर वेक्टर। अरे लिख लोगे, छाप लो, आसान है। पीछे बतिया रहा है सब, अरे गलत, कुछ पढ़ ले मन लगा था। तो मैंने क्या बोला? वेक्टर लोकेटेड इन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है? टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। क्या? टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। नोट पॉइंट में लिख लो दुनिया वालों, नोट पॉइंट लिखो। टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। क्या बात समझ में आ गया था? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि थोड़ा सा पछता नहीं है ना, आ जाता है बातें, तू ही से पूछेंगे। इधर देख, अब बता, कोप्लेनर वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, यस या नो? सोच कर बोल। इक्वल वेक्टर इज ए कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, यस, सही है, सही है। मतलब कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? कोप्लेनर होने का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्लेन है और एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, है ना। मतलब बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो, पर जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम हो। किधर हो सकता है मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, डायरेक्शन किधर हो सकता है, लेकिन सब अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसे कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में ना? अरे नहीं समझ में? हाँ, लेकिन दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। तो अगर मैं इक्वल वेक्टर बोलूँ, इक्वल वेक्टर में कितने वेक्टर आएंगे? दो वेक्टर आएंगे। तो इक्वल वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, अरे है ना, बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोप्लेनर वेक्टर, क्या इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं। तो कोप्लेनर वेक्टर इज इक्वल वेक्टर, तो बोलोगे नो, नहीं ना। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हमको बना लेना पड़े, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मैं फटाफट लिख देता हूँ। को इनिशियल क्या होता है, क्योंकि आपका टाइप से मन नहीं लग रहा है, मुझे पता है कि आप किस में आना चाहते हो, ठीक है। बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन सा?
कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, बोल दो एक बार, आप बोल रहे थे कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, बोलो हाँ बोलो, अरे कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, मतलब अरे बोलो, ओरिजिनेट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, मतलब किसी फिक्स पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है तो क्या है कोई इनिशियल, मतलब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले बहुत सारे वेक्टर को हम कोई इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, आ रहा है ना, नहीं समझ में, मतलब जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है ना, सब देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, एक ही पॉइंट से सब लोग ओरिजिनेट हो रहा है ना, तो दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट मीन्स दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ कोई इनिशियल वेक्टर। अच्छा, कोई इनिशियल वेक्टर के साथ साथ एक और वेक्टर था कॉन्करेंट वेक्टर, कौन सा, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहा है, जैसे मान लेते एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वेक्टर यू पास हुआ, एक वेक्टर यू पास हुआ, ऐसे मतलब बहुत सारे वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई, चलिए समझ लोगे, लिख लोगे, किताबों में छपे रहते हैं, छाप लेना, मिटा दो इसे, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या, कोलिनियर वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ये थर्ड पॉइंट है शायद, कौन सा टाइप तो मैं भूल गया कौन सा पॉइंट था, ठीक है। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो कोलिनियर वेक्टर का मुझे जहाँ तक लगता है कि अच्छा डिफिनीशन तो बहुत सारे हैं किताबों में इसके बारे में, ठीक है, लेकिन मोटी मोटा मैं रफली बात कर लेता हूँ इसका कोलिनियर का, क्योंकि मैं सबका रफली डिफिनीशन देता आया, बाकी आप किताब में लिख लेना, ढंग की लिखी गई है, ठीक है, बहुत सारे का ढंग का लिख दिया, बहुत सारे का नहीं लिखता हूँ, लेकिन कोलिनियर का मैं ढंग का डिफिनीशन लिखूँगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डिफिनीशन हम इसको बोल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो अगर मैं पूछूं नॉर्मली, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं बताओ क्या कोलिनियर वेक्टर का एग्जांपल है, तो अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर ना ही देते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप यस दो, क्योंकि मैंने बोल दिया ना तो आप यस दो, ठीक है। ये वेक्टर ये है और एक वेक्टर क्या है आगे भी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेता हूँ। एक वेक्टर ऐसे ए है और एक वेक्टर क्या है ऐसे बी है। अब इन दोनों वेक्टर में अगर मैं पूछूं कौन सा कोलिनियर वेक्टर एग्जाम्पल है, तो मोस्टली स्टूडेंट आंसर देते हैं फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नहीं देते हैं, लेकिन स्पेशली मैं बता दूं आपके लिए कि दोनों ही कोलिनियर वेक्टर क्या है एग्जाम्पल है, दोनों वेक्टर क्या है कोलिनियर एग्जाम्पल है। तो कोलिनियर का अगर डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो हम उसका एग्जाम्पल भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ आर एग्जाम्पल और कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो क्या समझ में आता है, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखो डिफिनीशन में थोड़ा सा गौर करो, फोकस करो, पीछे वाला है देखो मैंने क्या बोला, टू वेक्टर एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स कॉल्ड अ कोलिनियर वेक्टर। मतलब दो वेक्टर अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स उसे कोलिनियर बोलेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये वर्ड हमने 10th में सुन रखा है, तो कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है, जैसे वहाँ पर 10th में ज्योमेट्रिक आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक वहाँ पर कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है अगर दो या दो से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही सीधी वाली लाइन में आ जाए, दैट मीन्स दिस ऑल पॉइंट आर कोलिनियर पॉइंट। और ऐसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर है, तो दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही सीधी स्ट्रेट वाले रास्ते में आ जाए तो सभी वेक्टर क्या होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं कि एक इधर गया स्ट्रेट लाइन में तो नीचे स्ट्रेट में, देखो एक इधर है और एक इधर है, ये कोई स्ट्रेट, ये कोई कोलिनियर नहीं है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे गया फिर उसी डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरा वाला, दिस आर कॉल्ड अ कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट जितना ट्रू है उतना ही ट्रू ये वाला भी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम लोग कम ध्यान देते हैं। अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन इट्स कॉल्ड आल्सो कोलिनियर वेक्टर, इसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर और ये अपोजिट वेक्टर है ना, तो ये भी क्या है अपना कोलिनियर एग्जाम्पल है। क्या बात समझ में आई, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया है ना, कोई डाउट किसी को ना। चलो अगली बात करते हैं नल वेक्टर, मिटा दो इसे। चलिए अगला वेक्टर की बात करते हैं, नल वेक्टर। अगला वेक्टर लिखेंगे जो भी हो, मुझे पॉइंट तो भूल गए, नल वेक्टर। अच्छा, नल वेक्टर का सुंदर नाम और है जीरो वेक्टर। क्या है जीरो वेक्टर। अब नल वेक्टर जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर है भाई जीरो मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या हो जाए, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। क्या लिखोगे, वेक्टर है वो जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। अरे है ना, कर लोगे। एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल आप लोग जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, दिस इज वेक्टर ए और एक वेक्टर और है माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, जीरो वेक्टर।
अरे हाँ ना। अच्छा, अगर कभी भी एक बात याद रखना, किसी दो वेक्टर का सम पॉसिबल है पर डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी दो वेक्टर का अगर सम करोगे तो उसका आने वाला रिजल्टेंट ऑलवेज वेक्टर होगा। मैंने क्या बोला, किसी दो वेक्टर का सम आने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज वेक्टर होगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर का मैंने सम किया तो आने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। सर लगाना पड़ेगा, इसे वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर कभी अगर मान लेते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर बट समय अगर मैंने ऐसे कभी लिख दिया a प्लस माइनस ए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया और इज इक्वल टू मैं जीरो लिख दिया तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, वो उसके इक्वल नहीं है। ये लगाना पड़ेगा, ये वाला ट्रू है और ये वाला क्या है, गलत है। बात समझ रहे ना, क्या समझ में आया? तो अभी तक से हम लोगों ने जितने भी वेक्टर्स पढ़े काफ़ी सुंदर सेशन रहा, काफ़ी अच्छे से हमने समझा सभी चीज़ को, एक बारीकी बारीकी से, नहीं किसका क्या मीनिंग है। लेकिन अभी तक से हम लोगों ने जो वेक्टर पढ़ा वो सारे वेक्टर का माई बाप अभी बचा है। हाँ, नहीं समझा है? अरे अभी सबका माई बाप बचा है, ठीक है। वो ये इकलौता ऐसा वेक्टर है जिसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका माई बाप बना हुआ है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप चेस खेलते हो, चेस में राजा होता है, राजा मतलब लंगड़ा होता है, किंग। क्या वो कुछ करता है? वो खाली उसको सारे लोग बचाते हैं, लेकिन उसका कोई काम है? लेकिन अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा, चेस ही खत्म हो गया, है ना। उसी तरह से जो माई बाप आने वाला है उसका रहना बस इम्पोर्टेंट है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वही नहीं रहा तो समझ ले खत्म के, वेक्टर ही खत्म। तो वेक्टर पूरी उसी पर ही डिपेंड है। तो माई बाप सुनने में अच्छा लग रहा है ना, चलो क्या माई बाप होने वाला है। चलिए बात कर लेते फटाफट, ठीक है मेरा तो। हाँ, आप उत्तेजित मत हो, आप उसके बारे में जानते हो, अच्छे से जानते हो। वैसे मैंने माई बाप नाम लेकर डरवा रहा है आपको, ठीक है। जो वेक्टर आने वाला है उसका नाम है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। काफ़ी मस्त इसके बारे में बात करने वाला है। हम वहाँ तक बात करेंगे जहाँ तक किताबें नहीं बोलती हैं। हाँ, किताबें बहुत कम बोलती हैं इसके बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टीचर्स हैं और हम ज़्यादा बोलेंगे तभी लड़के ज़्यादा खुश होंगे, अच्छा सर ने ज़्यादा बोला। चलिए इसके बारे में क्या क्या हम बोलने वाले हैं पहली बात करते हैं। तो पहला हमने बोला कि सबका माई बाप है, तो इसका क्या क्या बात करता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है केवल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना वो होता है यूनिट वेक्टर का। किसका काम होता है? यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या करता है? स्पेसिफाई करता है ना। दूसरा इसका काम होता है, इसका दूसरा काम होता है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड केवल यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट बहुत कम किताबें, तीसरा जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बहुत कम किताबें बात करती हैं, इस यूनिट वेक्टर के पास कोई खुद का यूनिट नहीं होता है। और सर ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, यूनिट वेक्टर के पास खुद का अपना यूनिट नहीं होता है, मतलब ये यूनिट लेस है। यूनिट को तो समझते हो ना, जैसे मतलब मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन में, तो 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसके पास एक यूनिट है ना। पर यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता है। बात को समझ गया? मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो नो यूनिट। अरे है ना। तो इन सारे पॉइंट को हम एक बार अंग्रेजी में लिख लें ढंग से। हैप्पी, क्या समझ गया ना सारे पॉइंट को? क्या है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन केवल इसके पास होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट्स, ठीक है। इट हैज नो यूनिट्स। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं ढंग से। अच्छा, इन सारे चीज़ को मैं प्रूव भी करूँगा। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, एडवांटेज, पॉजिटिव पॉइंट यही आपके लिए है कि मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा बात करूँगा किताबों से, तो ये आपके लिए एडवांटेज ही है कि इन सारी चीज़ों को मैं प्रूव भी करूँगा। तो मैं दिखा दूंगा कि देखो भाई, इसके पास मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, इसके पास केवल डायरेक्शन होता है। और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या करता है, एक बताता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। मैं मिटा दूँ? चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, बहुत तो लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हो गया। देखिए, मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर के बारे में जो 3 बातें मैंने करा उसको मैंने छाप दिया। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका काम होता है इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किसी दिए गए वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन बताता है। दूसरा, इट हैज नो यूनिट्स, इसके पास कोई यूनिट्स नहीं होता। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नोटेशन क्या इसका है? तो इसका जो नोटेशन है मैं लिखता हूँ, नोटेशन जो है वो क्या है? ऐसा वाला, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? दिस इज कैप। क्या? कैप मतलब टोपी। किसी वेक्टर के ऊपर पर एक टोपा लगा दो, किसी वेक्टर के ऊपर क्या कर दो? टोपा लगा दो, मतलब उसको टोपा बना दो, मतलब क्या हो गया वो? यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैंने बोला ना ये शुरू से लास्ट तक हमको टोपा ही बनाता है,
इसे कोई काम नहीं है, बस टोपा बनाता है, टोपा बना। देखो इसे कहीं कुछ काम है? कुछ काम नहीं। मैग्नीट्यूड इसका बने वो क्या करेगा? गधा कहीं का, मिटा दो। चलिए अच्छा, इस टोपा बना रहा है ना, इसको समझाते हैं अभी। इस सारी बातों को मैं एक बार प्रूव भी करता हूँ, मिटा दो इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए देखते, मान लेते हैं एक हमने क्वेश्चन दिया है पर सिंपल सा। मैंने बोला आपने एक ब्लॉक पर, किसी ब्लॉक पर, अच्छा इस बात को मैंने टोपा को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लेते हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर का काम होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है, बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकला होगा तो पहले एक कैप लगाएंगे और फिर इसी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यही क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। जब भी किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उस वेक्टर को लिखो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। वो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये उसका डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बात समझ आएगी नहीं? चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि हमने एक एफ फोर्स है, एफ फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन का एफ फोर्स लग रहा है टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। मैंने बोला हमने किसी ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड नॉर्थ, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो अब बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, इस वेक्टर का, इस एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो इसको लिखूंगा, इसका कैप बनाऊंगा, टोपा इसी को निकालना और क्या करूंगा? इसके वेक्टर, इसका जो भी वेक्टर होगा उस वेक्टर को ऊपर लिखूं 10 न्यूटन टुवर्ड और अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन खत्म, क्या सिर्फ क्वांटिटी बचेगी ना। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मैंने क्या बोला? सिर्फ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आएगा। और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी उत्तर दक्षिण में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि 2 किलो उत्तर में आया, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। 2 किलो तो 2 किलो, कम खत्म। तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या? 2 kg, ठीक है। तो अगर इसका किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा? उसका अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना आएगा? इसका 10 न्यूटन आएगा, डायरेक्शन हट जाएगा। अब इसका डिवाइड करिए, 10 से 10 मारा, क्या बचा? क्या आया आपका? तो एफ कैप कितना आया? 1 यूनिट टुवर्ड नॉर्थ। अब बताओ क्या इसमें कोई यूनिट आई? इसमें सिर्फ डायरेक्शन आया कि नहीं आया? क्या इसका मैग्नीट्यूड बनाया कि नहीं आया? अरे भाई आया ना। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मतलब मैंने अगर इसको सॉल्व करा तो इसका बोलो इसमें कोई डायरेक्शन है? मुझे समझाना था डायरेक्शन, केवल क्या मुझे समझना था? डायरेक्शन। अरे क्या समझाना था मुझे? हाँ यूनिट। क्या इसमें कोई यूनिट आया? तो मैंने क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये केवल दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो जो डायरेक्शन आया वो क्या आया? नॉर्थ इन टुवर्ड नॉर्थ इन। आया बात समझ नहीं? अरे है ना, नहीं समझ में आया? दिस इज योर यूनिट वेक्टर के यही कॉन्सेप्ट है। और आज से होता है समाप्त टाइप्स ऑफ वेक्टर। कल से हम बात करेंगे और बेसिक। तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। मुझे लगता है कि मैंने अपने मन से ढंग का समझाया। अगर आपको कुछ ऊंच नीच दिखता है इसमें तो आप कमेंट करो। ऑफलाइन वाले बात की पूछते रहना, ठीक है? क्या बात हो रहा है, ठीक है? अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं है? मतलब ठीक लग रहा है ना? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करते हैं आज के सेशन के लिए, द एंड करते हैं। फिर फर्दर हमारा जो सीरीज आते रहेगा उसको आप प्यार से देखते रहो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होते हैं। फिर IIT मद्रास वाले बहुत कम मिलते हैं ऐसे पढ़ाने वाले, ठीक है? लाखों का पैकेज लेकर चले आते हैं। अब मिल गया हो तो पढ़ लो ढंग से। थैंक यू।